हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की निम्नलिखित अवस्थाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रिंसिपेट, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है उत्तरवर्ती साम्राज्य और चौथा है बादशाही राज्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले चौथा बादशाही राज्य होगा, उसके बाद गणतंत्र, उसके बाद प्रिंसिपेट और सबसे अंत में उत्तरवर्ती साम्राज्य आएगा। रोमन साम्राज्य 753 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों तक रहा था। रोमन साम्राज्य की शुरुआत हेलेनिस्टिक साम्राज्य से प्रभावित एक राजशाही या बादशाही राज्य के रूप में हुई थी। रोम में गणतंत्र की स्थापना 510 ईसा पूर्व में हुई, जो 27 ईसा पूर्व तक चलती रही। इसके बाद रोम में क्रमशः प्रिंसिपेट और उत्तरवर्ती साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर को 1776 में लिखने वाले थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड गिब्बन। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर को 1776 ईस्वी में एडवर्ड गिब्बन ने लिखा था। एडवर्ड गिब्बन इंग्लैंड के इतिहासकार और संसद सदस्य थे। इनकी द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक कृति 1776 से 1788 के बीच 6 खंडों में प्रकाशित हुई। उनके इस कृति में दूसरी शताब्दी लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक का इतिहास संग्रहित है। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काला सागर। कॉन्स्टेंटिनोपल काला सागर के तट पर स्थित है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण स्पेन में चांदी की खदानें का समाप्त होना था। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी और वहां सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी प्रारंभिक व उत्तर रोमन साम्राज्य के बीच में ऐतिहासिक विभाजक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय शताब्दी। रोमन साम्राज्य को आमतौर पर 2 चरणों में विभाजित किया गया था। लगभग तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का ऐतिहासिक विभाजन प्रारंभिक तथा उत्तर रोमन साम्राज्य में किया गया था। इस प्रकार तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इन विद्वानों में से किसने लुकेतियुस के एकमात्र मौजूद कार्य डे रेरम नेचुरा की पुनः खोज की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोंगियो ब्रेकियोलिनी।
रोमन कवि और दार्शनिक ल्यूक्रेटिपस ने डे रेमम नेचुरा लिखा था। रोम के छठवें पोप ने 1483 में इससे संबंधित पांडुलिपि का उद्घाटन किया था। इस पांडुलिपि को डी माटेओ डी टारिस ने लिखा था। डे रेरम नेचुरा को पुनः पोंगियो ब्रेकिओलिनी द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की कई विरासतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लाल सागर व्यापार पर कब्जा, रोमन्स भाषा जो लैटिन से लिए गए थे का व्यापक उपयोग, आधुनिक पश्चिमी वर्णमाला कैलेंडर और ईसाई धर्म का विश्व के एक प्रमुख धर्म के रूप में उदय, और रोमन भारत व्यापार। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्रों में रोम और ईरान जैसे सशक्त राज्य का अधिकार था। रोम टीबर नदी के तट पर स्थित था। रोम साम्राज्य का प्रभुत्व भूमध्य सागर और उत्तर एवं दक्षिण की दोनों दिशाओं में स्थित सागर के आसपास के सभी प्रदेशों पर था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था। दक्षिणी सीमा का निर्धारण सहारा के अति विस्तृत रेगिस्तान से। इसके अतिरिक्त रोमन प्रभुत्व की विरासतों में भारत रोम के साथ व्यापार, लाल सागर के व्यापार पर अधिकार, रोमन्स भाषा जो लैटिन से लिए गए थे का व्यापक उपयोग, आधुनिक पश्चिमी वर्णमाला, पश्चिमी कैलेंडर जारी करना, ईसाई धर्म का विश्व धर्म के रूप में उदय आदि शामिल हैं। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, किंतु प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी और यूनानी भाषा का ही प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में डैश शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकांश महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य द्वीप। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टीबर। अगला प्रश्न है, पहला रोमन सम्राट था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑगस्टस। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जिस राज्य को स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहते थे। रोमन गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, किंतु 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन सीजर ने उसका तख्ता पलट दिया और ऑगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। 31 ईसा पूर्व में उसने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी विजय के पश्चात रोम के प्रांत के रूप में ग्रीस पर कब्जा कर लिया। 146 ईसा पूर्व के लगभग ग्रीस को रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया था। रोम में सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते थे। सेनाओं के विभाजन के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया था। रोम के इतिहास में 69 ईसा पूर्व को एक कुख्यात वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष एक के बाद एक 4 शासक सम्राट बने। वास्तव में ऑगस्टस का शासन काल शांति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑगस्टस सीजर का मूल नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्टेवियन सीजर। अगला प्रश्न है, 31 BCE में ऑक्टेवियन सीजर ने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी जीत के बाद रोम के प्रांत के रूप में डैश पर कब्जा कर लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीस।
अगला प्रश्न है, ग्रीस को रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 146 BCE में। अगला प्रश्न है, रोम इतिहास में 69 CE का वर्ष एक कुख्यात वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक के बाद एक 4 राजा सिंहासन रूढ़ हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रोम के साम्राज्य का अंग नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मार्जियाना। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, फर्टाइल क्रिसेंट आदि रोमन साम्राज्य का अंग था। अगला प्रश्न है, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैट्रिशियन। रोम में कुलीन वर्ग को पैट्रिशियन कहा जाता था। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग, फूहड़ निम्नतर वर्ग जो सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंत में दास। रोम साम्राज्य के निम्नतर वर्गों के विशाल समूह को ह्यूमिलिओरिस कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, शिल्पकार आदि शामिल थे। रोम साम्राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, विशेषकर न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेकों कानून बनाए थे। चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भ्रष्ट सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। अतः रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान कानून का गठन था। अगला प्रश्न है, रोमनों का सबसे उत्कृष्ट बौद्धिक योगदान डैश का गठन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कानून का। अगला प्रश्न है, किस बाइजेंटाइन सम्राट के तहत संकलित रोमन कानून को 527 सी से 534 सी के मध्य लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिनियन प्रथम। बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के तहत संकलित रोमन कानून को 527 से 534 ईस्वी के मध्य लागू किया गया था। जस्टिनियन ने अपने न्यायिक सुधारों के माध्यम से अस्थायी प्रसिद्धि हासिल की। विशेष रूप से सभी रोमन कानूनों के पूर्ण संशोधनों के माध्यम से जस्टिनियन के कुल विधान को आज कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस के रूप में जाना जाता है। इसमें कोडेक्स जस्टिनियनस, डाइजेस्टा या पॉन्डेक्टे इंस्टीट्यूशन और नोवेला शामिल हैं। आगे के प्रश्न इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, इस्लाम पहली बार डैश में उभरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरब में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय सर्वप्रथम अरब में हुआ था और इसी समय वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरब में स्थित शहर मक्का में हुआ था। 595 ईस्वी में उनका विवाह खदीजा से हुआ था। 610 से 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस्लामी मान्यता के अनुसार वे ईश्वर अल्लाह के संदेशवाहक थे। उन्हें ईश्वरोक्ति का संदेश देने तथा इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था। 612 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम
धर्मोपदेश दिया था। 612 से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। उनके परिभाषित पहलुओं में विश्वास के स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान, प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, उपवास, तीर्थ यात्रा करना आदि शामिल थे। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मदीना चले गए। उनकी इस यात्रा को हिजरा कहा जाता है। इस्लामी कैलेंडर में इसे हिजरी सनवत कहते हैं। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा दिए गए धर्मोपदेश को कुरान शरीफ में संकलित किया गया तथा उनके मानक मार्गदर्शन निकाय को शरिया कहा गया। यह इस्लामी कानून का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, इस्लाम डैश में राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, शरिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैगंबर मोहम्मद के समय के दौरान उनके बाद मूल रूपरेखा से उत्पन्न मानक मार्गदर्शन का निकाय। अगला प्रश्न है, व्यापक स्तर पर पैगंबर मोहम्मद के परिभाषित पहलू निम्न में से कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वास में स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान, प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, उपवास और तीर्थ यात्रा करना। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद को क्या कार्य सौंपा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरोक्ति का संदेश देना और इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म तत्कालिक डैश में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब में। अगला प्रश्न है, इस्लाम का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवान को समर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को बाद में मदीना के नाम से जाना गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, याथरीब। अरब में स्थित मदीना शहर को पूर्व में याथरीब के नाम से जाना जाता था। मदीना को आमतौर पर इस्लामी संस्कृति और सभ्यता का पालना माना जाता है। इस शहर को इस्लामी परंपरा के 3 प्रमुख शहरों में दूसरा पवित्र शहर माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के समय मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में फितना और सूची 2 में कारण दिया हुआ है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। प्रथम फितना का उस्मान के उत्तराधिकारियों के प्रश्न पर होगा। द्वितीय फितना का खलीफा के पद के लिए अब्दुल्ला इब्न जुबैर की उम्मीदवारी के प्रश्न पर होगा। तृतीय फितना का जब सीरियाई सेनाओं ने खलीफा अल वालिद द्वितीय की हत्या कर दी। और चतुर्थ फितना का अल अमीन और अल मामून के मध्य संघर्ष होगा। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी भूमध्यसागरीय पर नियंत्रण किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंचने से पश्चिमी रोम और बाइजेंटाइन के व्यापारियों को रोका। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम की राजनीतिक शक्ति उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई तथा खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। इसमें समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया। इसी समय बाइजेंटाइन साम्राज्य तथा पूर्व में ससानी साम्राज्य को जीतने के लिए खलीफा ने कबीलों की शक्ति जुटाई। 3 सफल अभियानों के बाद अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। तीसरे खलीफा उथमान ने अपना नियंत्रण एशिया तक बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए। 11वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने पूर्वी भूमध्यसागर पर नियंत्रण स्थापित किया और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर अधिकार कर लिया। इससे रोम और बाइजेंटाइन के व्यापार
को रोका गया। इस्लामी विस्तार के कारण मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की अधिक संख्या स्पेन में रहती थी। इस्लाम ने अपना साम्राज्य नील और ऑक्सस तथा अधिकांश एशियाई क्षेत्रों पर स्थापित कर लिया था। उसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और यूरोप का चीन एवं भारत को पेपर, मध्ययुगीन हथियार, प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया तथा मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा। अगला प्रश्न है, इस्लाम ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप का चीन और भारत के पेपर, मध्ययुगीन हथियार, प्रौद्योगिकी और अंक से परिचय कराया तथा मध्ययुगीन मानचित्रकारी को सुधारा। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यूरोप में मुसलमानों की एक भारी संख्या डैश में रहती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, उमैयद खिलाफत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुआविया प्रथम द्वारा। मुआविया प्रथम ने 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की स्थापना की, जो 750 ईस्वी तक चलता रहा। उमैयद खिलाफत हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद स्थापित प्रथम इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना। खलीफा मुआविया में दशमीक को अपनी राजधानी बनाया और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्मों, मुद्राओं के क्रॉस और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। मुआविया उस्मान का रिश्तेदार और सीरिया का गवर्नर था। इन्होंने ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुआविया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।